नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के भूगोल का 32वां क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 12 के भूगोल अध्याय 2 जो कि भू संसाधन और कृषि से संबंधित प्रश्नोत्तर से रिलेटेड है। आपने पता है कि अभी हाल ही में बीपीएससी ने अपने री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यह री एग्ज़ाम 10 से 12 जून के बीच में कराया जाएगा, जो कि टीयर 3 का कैंसिल हुआ था। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से चावल की प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश, या पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, या बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल, या महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या और झारखंड। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका बी कि चावल की प्रति हेक्टेयर की सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम जो है वह है पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ये जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं वह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आगे की अगर बात करें तो प्रति हेक्टेयर जो है आपका कि जो सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जो चावल का उत्पादन होता है वो पंजाब में होता है। और अगर सामान्य रूप से चावल के सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पहले नंबर पे है। उसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है और चौथे नंबर पे आपका पंजाब और पाँचवें नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सामान्य रूप से पूछा जाए कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है तो उसका क्रम होगा कि वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। लेकिन प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से कहे तो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और पूरे विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन में पहले स्थान पे है चीन और दूसरे स्थान पे है भारत। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय कृषि उत्पाद में कमी का कारण क्या है। ऑप्शन है आपका कि वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। तो ये भी सही है कि किसानों को वित्तीय सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि साहूकारों से कर्जे लेते हैं, जिसके कारण वह कर्जों की बोझ में दब जाते हैं। दूसरा है व्यापक अल्प रोजगारी, यानी कि यहाँ पे व्यापक मात्रा में अल्प रोजगारी यानी कि रोजगार की मात्रा काफ़ी कम है, जिसके कारण कृषि उत्पाद में कमी का कारण होता है। क्योंकि रोजगार जब कम है तो हमारे पास पैसा होता नहीं है कि हम कृषि में अच्छे खासे पैसे को लगा सकें। और तीसरा है कि भूमि सुधार की कमी। तो अभी भी भारत में भूमि सुधार की काफ़ी कमी है, क्योंकि भारत में जोत के जो आकार हैं काफ़ी छोटे हैं और जिसके कारण फसलों के उत्पादन काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि भारत में कृषि उत्पाद की कमी के कारण क्या है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी कि उपरोक्त सभी जो हैं वह भारत में कृषि उत्पाद की कमी के कारण है। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे अगर थोड़ा सा कंपेयर करें तो भारत में कृषि की निम्नलिखित समस्याएं। पहला है कि आपकी निम्न उत्पादकता। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया आपका कि वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता। तीसरा है आपका अनियमित मानसून पर निर्भरता। चौथा है भूमि सुधार में कमी। पांचवा है छोटे खेत तथा विखंडित जोत। छठवां है वाणिज्यकरण का अभाव। और सातवां है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। यानी कि निम्नीकरण का मतलब होता है कि हम ज़्यादातर अपने घर उन्हीं भूमियों पर बना लेते हैं जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। अब यहाँ पे जो है व्यापक अल्प रोजगारी क्या होता है, तो भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वास्तविक बेरोजगारी जो होती है वह 4 से 8 महीने तक ही उपलब्ध रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि कृषि कार्य गहन श्रम वाले नहीं होते हैं कि इन्हें 12 महीनों तक रोजगार मिल सके। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन देशों द्वारा गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्मों को विकसित किया गया था। ऑप्शन है मैक्सिको और अमेरिका, या रूस और जापान, या चीन और ऑस्ट्रेलिया, या मैक्सिको या फिलीपींस। तो यहाँ पर जो है गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता वाली किस्में को जो विकसित किया गया था मैक्सिको और फिलीपींस के द्वारा विकसित किया गया था। तो सही आंसर होता है डी। इनके बारे में जानते हैं कि मैक्सिको और फिलीपींस ने क्रमशः गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता वाली किस्मों को विकसित किया।
60 के दशक में के मध्य में मैक्सिको से गेहूं तथा फिलीपींस द्वारा विकसित किए गए चावल की अधिक उत्पादकता देने वाली किस्मों को भारत में लाया गया था। भारत ने इनका लाभ उठाया तथा पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यू उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई वाले सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खादों के साथ इनकी उच्च उत्पादकता की किस्मों यानी कि HYV, जिसको हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग किया और कृषि विकास में इस तकनीकी से, ठीक है, खाद्य के उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और इसी को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं और चावल की किस्मों को कहाँ से लिया गया था, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि मैक्सिको से गेहूं की किस्म को लाया गया था जो हमारे यहाँ हरित क्रांति चला था, और फिलीपींस से चावल को लाया गया था, चावल की किस्म को लाया गया था। और आपने पता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात विश्व औसत से अधिक है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात विश्व औसत से कम है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरा कह रहा है कि भारत का एक बड़ा भूभाग कृषि के अंतर्गत होने के बावजूद भूमि पर दबाव अधिक है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। तो पूछा है कौन सा सत्य है, तो केवल दो वाला आपका सत्य है, पहला वाला आपका गलत है। अब जानते हैं इसके बारे में कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। वर्तमान में लगभग 50% भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 50% जनसंख्या जो है वह कृषि कार्य में लगी हुई है तथा 57% भूभाग पर कृषि की जाती है, ठीक है। भारत के कुल भूभाग के 57% भूभाग पर कृषि की जाती है और लगभग 50% जनसंख्या जो है वह कृषि कार्यों में संलग्न है। अब यहाँ पे बात किया है कि जबकि विश्व में कुल भूमि का केवल 12% भूमि पर ही क्या की जाती है, अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो पूरा आपका वर्ल्ड है, इसके केवल 12% भाग पर ही क्या की जाती है, खेती की जाती है। भारत की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का अनुपात केवल 0.31 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। भारत में प्रति व्यक्ति भूमि का जो अनुपात है कितना है, तो 0.31 हेक्टेयर पर व्यक्ति है, ठीक है, पर मैन है। ये कह सकते हैं यहाँ पर जो विश्व के औसतन मतलब विश्व में मतलब कि कितना है, तो विश्व में, ठीक है, जो आपका कृषि का अनुपात है वह 0.59 है, ठीक है, 0.59 हेक्टेयर पर व्यक्ति है, तो उससे काफ़ी कम है। तो यहाँ पर इसलिए पहला वाला आपका स्टेटमेंट गलत होता है। भारत में कितना है, तो प्रति व्यक्ति कितना है, तो 0.31 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, और विश्व में अनुपात क्या माना गया है, तो 0.59 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह केरल है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वह कर्नाटक में होता है, न कि केरल में। दूसरा कह रहा है कि काफ़ी उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि की फसल है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि चाय निर्यातक देशों में भारत प्रथम स्थान पे है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि बेसिक तौर पे कि चाय निर्यातक देशों में, तो चाय निर्यातक देशों में भारत जो है चीन और श्रीलंका के बाद तीसरे स्थान पे है। तो चाय में, ठीक है, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पे श्रीलंका है, और तीसरे स्थान पे आपका भारत है। तो इस प्रकार से ये वाला भी स्टेटमेंट आपका गलत होता है। और चौथा कह रहा है कि भारत में चाय की खेती जो है 1880 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से शुरू हुई थी। तो यह भी आपका गलत है। इस यहाँ पे गलत बस इतना है कि भारत में चाय की जो खेती थी 1880 में नहीं, 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी से शुरू की गई थी। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो आपका सही आंसर होता है कि बी वाला स्टेटमेंट आपका सही है कि भारत में जो है काफ़ी जो है उष्णकटिबंधीय रोपण प्रकार की कृषि में आता है। अगर काफ़ी उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पहले स्थान पे आपका ब्राज़ील है और भारत का नंबर आता है 7वां। भारत का स्थान है काफ़ी में 7वें स्थान पर, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेन रहा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल है। तो यहाँ पर आपका ये सॉरी, कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो हो जाता है वह पहले स्थान पे आपका गुजरात आता है, उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पे तेलंगाना और कर्नाटक आता है। तो कपास उत्पादन में पहले स्थान पे गुजरात है और यहाँ पे दिया है कि उत्तर प्रदेश, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि जूट का 3/4 उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है। तो बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत का कपास उत्पादन में चीन, अमेरिका तथा पाकिस्तान के बाद चौथा स्थान है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। और चौथा कह रहा है कि चाय उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों के देशज फसलें हैं। तो यह भी आपका सही है, क्योंकि बेसिक तौर पे चाय कहाँ से लाया गया था, तो चीन से लाया गया था। और चीन में कहाँ पे, तो उत्तर के मतलब चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की, उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की यह देशज फसलें हैं। तो यहाँ पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही आंसर होता है आपका ए, क्योंकि कपास उत्पादन में पहले स्थान पे गुजरात है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में गेहूं की उत्पादकता कम है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है, किंतु प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से पैदावार में इसका स्तर जो है मध्यम है। तो यह भी सही है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है वह पंजाब में होता है, लेकिन सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तीसरा कह रहा है आपका कि चना जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। तो यह भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है आपका कि देश में दाल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य हरियाणा है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि देश में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है जो पूरे देश के दाल उत्पादन का अकेले 23% भाग क्या करता है, उत्पादन करता है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है और चौथा वाला आपका गलत है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि मक्का फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि मक्का की फसल निम्न कोटि मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। तो यह भी आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि मक्का की फसल पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप भारत है तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया और ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, यानी कि हिमालयन जो क्षेत्र है उसको छोड़कर लगभग देश के सभी भागों में बोई जाती है। तो यह भी आपका सत्य है। और चौथा कह रहा है कि इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक, जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। यानी कि जैसे कि आपको पता है सर्वाधिक मक्का आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश दक्षिण का राज्य हो गया, तो यहाँ पर सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे आप मध्य भाग में आगे इसकी प्रतिशतता, इसकी उत्पादकता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो सही आंसर होता है आपका डी, कि 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में कौन सी खरीफ फसल है जो मुख्यतः चारे के लिए उगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है या मक्का है, तो यहाँ पर गेहूँ तो आपकी रबी की फसल हो जाती है और ज्वार, बाजरा और मक्का ये खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल में जो होता है, आप ज्वार का नाम सुनते होंगे, ठीक है। ज्वार जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पशुओं के चारे के लिए इसका मतलब कि इसको लगाया जाता है। और यहाँ पे बात करें तो यह दक्षिण राज्यों में खरीफ तथा रबी दोनों ऋतु में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में इसे खरीफ की ऋतु में ही केवल बोया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि ज्वार जो है यह दक्षिण भारत में खरीफ और रबी, मतलब रबी और खरीफ दोनों में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ के समय ही केवल बोया जाता है। और इसका अब बाजरा जो हो गया, यह मतलब चारा और अनाज दोनों के लिए क्या किया जाता है कि मक्का और बाजरे का यूज किया जाता है। तो मक्का और बाजरा जो है यह चारा और खाद्यान्न
दोनों के लिए होता है। गेहूँ भी है, यह चारा और खाद्यान्न के लिए गेहूँ का भी मतलब कि गेहूँ को भी कृषि के रूप में किया जाता है। तो गेहूँ, मक्का और बाजरा जो है यह चारा और खाद्यान्न दोनों के लिए आते हैं। ज्वार केवल आपके चारे के लिए आता है। ज्वार जो है दक्षिण भारत में रबी और खरीफ में दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में केवल खरीफ में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व किस पर है? भू राजस्व विभाग पर, या भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर, या ए और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व जो है वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। तो सही आंसर होता है बी। अब इसके बारे में जानते हैं कि भू राजस्व विभाग क्या करता है। तो भू राजस्व विभाग जो होता है भूमि उपयोगी संबंध भूमि उपयोग संबंधी जो होता है वह अभिलेख प्रदान करता है, और इसका अभिलेख पटवारी के द्वारा तैयार किया जाता है। पटवारी के द्वारा या लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व अपने ऊपर लेता है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा भू राजस्व विभाग में मूल अंतर यह है कि जो भू राजस्व विभाग द्वारा जो प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या ज़्यादा हो सकता है, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र के भारतीय सर्वेक्षण विभाग में सर्वेक्षण पर आधारित होता है और यह अस्थायी होता है। यानी कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा यह अस्थायी होता है, लेकिन ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है यह अस्थायी, यानी कि इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है उसमें जो चीज़ें हैं वह कम या अधिक हो सकती हैं, लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये रिपोर्ट जो देगा उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि रक्षित सिंचाई के अंतर्गत वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी की पूर्ति सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा कम होती है। तो यह गलत है, क्योंकि उत्पादक सिंचाई में जो होता है जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। और तीसरा कह रहा है कि बाजरा, रागी, जूट, गन्ना सभी आर्द्र भूमि की फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो आपका है कि बाजरा, रागी, जूट, गन्ना ये आर्द्र भूमि की फसलें नहीं हैं, यह मुख्यतः आपके जो हैं वह शुष्क भूमि की फसलें हैं। शुष्क भूमि की फसलें हैं। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला भी गलत होता है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो केवल पहला वाला आपका सही होता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अब जानते हैं कि आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कृषि को सिंचित तथा वर्षा निर्भर कृषि में बांटा जाता है। कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर सिंचाई की जाती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जो कृषि होता है वह केवल वर्षा पर क्या होता है, निर्भर होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि सिंचित कृषि को भी मतलब कि सिंचित जो क्षेत्र वाले कृषि हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका रक्षित और दूसरा होता है आपका उत्पादक। तो यहाँ पे होता है कि रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य होता है कि आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। और यहाँ पर अगर उत्पादक सिंचाई की बात किया जाए तो उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। जैसे कि उत्तर भारत के मैदानों में जो होता है वह उत्पादक सिंचाई होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद की ऋतु में बोई जाती हैं। तो जायद में आपने देखा होगा कि रबी के बाद आपका क्या आता है, जायद आता है, उसके बाद आपका खरीफ आता है। ठीक है, तो मई जून का जो महीना चलता है उस समय आपका जायद होता है। तो इस समय आप देखते हैं तरबूज बोया जाता है, खीरा बोया जाता है, और आपका चारा वाली फसलें बोई जाती हैं। तो यह तीनों की तीनों जो हैं वह आपके जायद की ऋतु की फसलें हैं। चना जो है यह आपका रबी का है, तो रई और मक्का जो है वह खरीफ का है, तो रई जो है यह भी आपका रबी में आ जाता है। तो यहाँ पे जायद वाले के बारे में पूछा है तो सही ऑप्शन होता है कि 1, 2 और 3 जो है यह जायद की ऋतु की फसलें हैं। ठीक है, जायद की ऋतु की फसलें हैं। और इनके अगर बारे में बात किया है तो बेसिक तौर पे इनकी जो बुआई होती है वह अप्रैल में होती है, और जून में इनकी क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक खरीफ ऋतु की फसल नहीं है। तो यहाँ पे अरहर, जूट है, सरसों है और बाजरा है। तो आप सरसों को जानते हो, सरसों जो है यह रबी की फसल है, न कि खरीफ की, और बाकी सारे खरीफ की फसल हैं। तो सही आंसर होता है आपका सी, कि सरसों जो है वह खरीफ की नहीं रबी की फसल है। और रबी की अगर ऋतु की बात किया जाए तो रबी की जो फसल होती है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और उसके बाद मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका, और इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में भूमि का योगदान कृषि उत्पाद में भूमि के योगदान से अधिक होता है। तो यह गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में भूमि का योगदान जो होता है वह कृषि उत्पाद में भूमि के योगदान से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में हमें मतलब भूमि का उतना महत्व नहीं होता है। दूसरा कह रहा है आपका कि साझा चारागाहों की न्यूनता का मुख्य कारण गैर कानूनी तरीके से कृषि में विस्तार है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है आपका कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में कमी के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। तो यह भी आपका सत्य है। तो यहाँ पर आपका है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दूसरा और तीसरा आपका सत्य है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमि के गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम होने का कारण नहीं है। तो क्या ऐसा कारण है जिसके कारण वृद्धि दर अधिक नहीं होती है। तो पहला है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना। तो यहाँ पे है कि आपका इसके कारण मतलब कि भूमि में वृद्धि दर अधिकतम हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि गांव व शहरों बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल का विस्तार। तो ये भी है आपका वर्षा की अनियमितता। तो अगर वर्षा की अनियमितता से जो होता है वह कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर के अधिकतम होने का कारण नहीं है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है आपका कि जिस भूमि पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। तो बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। तो यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती वर्तमान में परती भूमि कहलाती है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि इसके बारे में है कि बेसिक तौर पे आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और अगला है आपका कि 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक परती कृषि रहित भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। तो यह भी आपका सही है कि जिसपे मतलब कि एक ऐसा भूमि जिसपे लगभग 5 सालों तक खेती न किया गया हो उसे परती या कृषि रहित भूमि कहा जाता है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो केवल तीसरा वाला आपका सही नहीं है। तो सही आंसर होता है बी। अब इसके बारे में जानते हैं हम कि बेसिक तौर पे कि वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है कि परती भूमि लिखा है। ठीक है, तो वह भूमि जो प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती उसे बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि अर्थव्यवस्था का समय के साथ साथ आकार बढ़ने से भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह गलत है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि भले ही समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम हो जाता है, किंतु भूमि की क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। यह आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा कह रहा है आपका कि समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव से द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता के साथ वृद्धि हुई है। तो आज के समय में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है प्राथमिक सेक्टर में वृद्धि कम हो रही है और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में इसकी वृद्धि बढ़ती जा रही है। तो दूसरा और तीसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा जो है आपका ऑप्शन सत्य है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है आपका बी कि 2 और 3, यानी कि आपका आंसर होता है बी कि 2 और 3 सही हैं, पहला आपका गलत है।
तो दोस्तों यह कक्षा 12 का जो था, ठीक है, कक्षा 12 का जो था आपका दूसरा अध्याय था, जिसका नाम था आपका कृषि संसाधन और मतलब कि भू संसाधन और कृषि। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे चैप्टर की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।